Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So continuing with our topic related to Finance Commission and all the important details, आज हम continue करेंगे recommendations क्या है 14th Finance Commission की. So the chairman was Y.V. Reddy sir and the duration of the 14th Finance Commission 2015 से 20. So their recommendations, firstly, they use the data, the population data of 2011, जहाँ पे weightage था of 90% and area with the weightage of 10%. So state grants, they include grants to duly constituted gram panchayats and municipal bodies. Grants divided into two names, basically basic grants थी और performance grants भी दी गई थी. So ये एक important है कि performance grants भी दी गई है for gram panchayats and municipal bodies. सो बेसिकली डायरेक्टली उनको पैसा ट्रांसफर नहीं होता है. जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो वहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन वो पैसे को बेसिकली देते हैं टू द लोकल लेवल पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज. तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. बट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि परफॉर्मेंस ग्रांट्स भी दी गई थी. सो रेशियो ऑफ बेसिक टू परफॉर्मेंस ग्रांट इज 90:10 फॉर द पंचायत एंड फॉर म्युनिसिपैलिटीज इट इज 80:20 के रेशियो में. सो बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट का रेशियो है तो बेसिक 90% मतलब ज्यादा वेटेज बेसिक ग्रांट्स को दी गई है. 10% वॉज ऑन द बेसिस ऑफ की परफॉर्मेंस क्या रही है. तो टोटल ग्रांट्स जो रिकमेंड की गई कितने पैसे को बेसिकली डेवोल्यूशन की बात की जा रही है. सो हमें पता होना चाहिए दैट वाज रुपीज 2.8 लाख करोड़ फॉर दीज 5 years. So around rupees 2 lakh crores is allocated to panchayats and the rest is to municipalities. So commission has departed from the previous conventions. So that is why their recommendations is very important regarding the grants and aid to the states by the central government. So states को और ज़्यादा fiscal responsibility दी गई. So एक ये part of change था, part of conventions जो चला आ रहा था, जो follow करते आ रहे थे, उसमें ये change हमें देखने को मिला. 14th Finance Commission के time period पे target था 62% of the GDP for the combined debt of center and states. Then मीडियम टर्म फिजिकल प्लान और एक लॉन्ग टर्म होता है. सो मीडियम टर्म में इट शुड बी रिफॉर्म्ड एंड मेड द स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट रादर देन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन और उसकी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने की बात की जा रही है. कमीशन हैज पेग्ड द फिजिकल डेफिसिट टारगेट. सो ऑब्वियसली ये 15-16 का था 3% इन द कमिंग ईयर्स. सो कोविड-19 के बाद ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड एज फार एज द फिजिकल डेफिसिट एंड द टारगेट्स आर कंसर्न्ड. सो फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज 5.9% fiscal deficit target की अगर हम बात करें. So commission has estimated that between 2015-16 और 19-20 जो decline देखा गया it will be from 10.8% to 9.6% of the GDP mainly due to reduction the subsidy expenditure. So एक ये small change है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुआ जो रिकमेंडेशंस दी गई. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की पहले बात करें तो सेंटर का जो शेयर था इट विल बेसिकली सेंटर विल शेयर 42% ऑफ द डिविजिबल पूल. सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पता होना. टोटल ऑफ 10 परसेंटेज पॉइंट्स जो हायर था देन द करंट लेवल्स. मतलब 13th फाइनेंस कमीशन ने जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स बोला दैट वाज 32% उन्होंने सेंट्रल पूल में से बात करी डेवोल्यूशन की टू द स्टेट्स. 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% डेवोल्यूशन की बात करी. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड डिस्पाइट ड्रॉप इन द सेंटर्स शेयर ऑफ रेवेन्यू. सो सेंटर का रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जबकि 10% उसको और इंक्रीज किया गया था. So that was commendable. And higher tax devolution will allow greater autonomy for the design. Obviously states को और financial powers मिलती है जब आपको पैसा और ज्यादा अमाउंट में मिलता है. तो 100% compensation would also be paid in the first, second and third years, 75% compensation in the fourth and 50% in the fifth year. So this was a part of GST कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद 100% कॉम्पनसेशन पहले साल में होगी. जो स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका 100% कॉम्पनसेशन सेकेंड और थर्ड ईयर में बेसिकली. अच्छा पहले 3 साल में इट वाज 100%, 75% फोर्थ ईयर में और 50% कॉम्पनसेशन फिफ्थ ईयर में. नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर. सो स्कीम्स और जो लीगल ऑब्लिगेशंस थी दैट नेसेसिटेटेड कि ओनली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दे वुड बी डी लिंक्ड फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर. सो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स का और हम बात करें कि अगर ये डी लिंक किया गया तो स्टेट्स की को जो ये पैसा अब स्टॉप हो गया तो स्टेट्स को वो पैसा बोरो करना पड़ेगा. तो स्टेट्स के फिनेंसेस के ऊपर या फिजिकल डेफिसिट के ऊपर थोड़ा प्रेशर और इंक्रीज हो गया इस स्टेप की वजह से. स्टेट्स हैव टू मेक with the type of grants that are given to them.
सो जो ग्रांट्स दी गई उनको ऑब्वियसली उसी में मैनेज करना पड़ेगा। सो दी सारी रिकमेंडेशंस 14th फाइनेंस कमीशन की। अब हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। नंद किशोर सिंह इज द चेयरमैन। हम हमेशा एनके सिंह सर बोलते हैं, सो वी नीड टू नो हिज full name also. So Nand Kishore Singh is the chairman of 15th Finance Commission. So commission was set up to give recommendations for 6 years. ये time period है 2020-21 और next 5 years. So the main task था जो commission का था, that was to strengthen cooperative federalism. जो हमारी quality of public spending है उसको improve करना, and at the same time हमारी fiscal stability को और protect करना. So these were the 3 main tasks. Commission की जो job थी, it was harder because of again rollout of GST. It had taken certain powers related to taxation away from the states and union and it had given it to the GST Council. तो ये एक structural change हुआ. During this time period, commission to examine various comparable estimates for the financial projects, like reforms जो हुए, new realities like closure of ओके इस टाइम पीरियड पे और भी जो रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन वाज शट एंड नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन दैट प्लेस. रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये हमने बजट रिफॉर्म्स में भी बात की, तो ये भी 2017 में चेंज हुआ एंड एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड वी हैड दी नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या capex and the revenue account of the budget. Advancing of the budget calendar by 1 month so that हम timely budget passing पूरा process complete कर पाए और हमें vote on account की जरूरत ना पड़े. Passing of the full budget before the commencement of the new financial year. So इस time period के दौरान जो इतने reforms हुए उसके साथ again manage करना and जो new realities थी, considering all of that, recommendations definitely change हुई, terms of reference change हुई finance commission की. So report का title था finance commission in COVID times, जो एक साल की आई 2020 और 21 की जो report थी. So it was on various range of issues like vertical, horizontal tax evolution, local government grants, disaster management grants भी दिए गए. So commission was also tasked to examine and recommend the performance incentives of states in many areas like power sector में भी performance analysis हुआ different states का. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अडॉप्ट करने के बाद क्या बेनिफिट्स हुए, क्या चेंजेस हुए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो बेसिकली हम बोले कि उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो और ज्यादा ब्रॉडन हो गया, वो चेंज रियलिटीज. सो वेस्ट मैनेजमेंट में बात करो, पावर सेक्टर और जो हमने और रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए, जीएसटी, डीबीटी, ई गवर्नेंस हमने इंट्रोड्यूस किया, तो उस सबको उन्होंने कलेक्टिवली असेस करना था. सो दिस इज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन दैट विल do its work under the new tax system. It is very important statement, prelims में आ सकता है कौन सी फाइनेंस कमीशन ऐसी थी, तो it is the 15th फाइनेंस कमीशन under the new tax system, मतलब जीएसटी. Important recommendations क्या रहे इनकी? So the share of states in the central taxes. वर्टिकल डेवल्यूशन में हम बात करें 2021 और 26 पीरियड के लिए 41% टैक्स डेवल्यूशन, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वाज नो लॉन्गर अ स्टेट, तो इसलिए ये 1% उनका कम हो गया. देन दिस इज लेस देन 42% शेयर, जो 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% किया था, इन्होंने 41 कर दिया. रीजन आई हैव टोल्ड यू. सो यहाँ पे मेंशन भी है 1% इज बिकॉज द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फ्रॉम द रिसोर्सेज सेंटर. क्राइटेरिया फॉर डेवल्यूशन क्या है, जो हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस या क्या फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे ये डेवल्यूशन को डिटरमाइन किया गया बाय द कमीशन. सो क्राइटेरिया वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस. दिस इज द सेम पीरियड जो इस चीज के लिए था वो सेम था आने वाले इस टाइम पीरियड के लिए भी. इनकम डिस्टेंस एक फैक्टर होता है. इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम. सो बेसिकली जो स्टेट की हाईएस्ट इनकम है और जो बाकी स्टेट्स हैं, सो बेसिकली उसको हम बेस बना लेते हैं, जो स्टेट की हाईएस्ट इनकम है और जो बाकी सारी स्टेट्स की डिफरेंट इनकम्स हैं उसमें जो गैप होता है उसके बेसिस पे भी फंड्स डिवॉल्व होते हैं. देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में. सो यहाँ पे अगेन 2011 सेंसस का डेटा यूज किया गया. स्टेट्स विद लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल बी स्कोर्ड हायर ऑन दिस क्राइटेरिया. सो हेल्थ सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. फॉरेस्ट और इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट था, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे. एंड देन टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स दैट वर टेकन अप. ग्रांट्स के अगर हम बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दिए गए. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिफॉर्म रहा या चेंज रहा. सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दे वर गिवन टू 8 सेक्टर्स. परफॉर्मेंस लिंक्ड हमने बात कर ली है पहले. सो हेल्थ में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मतलब बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस के बाद
these were given. Aspirational districts and blocks इसके लिए भी judiciary state specific grants भी थी, तो sector specific and state specific grants. State specific में social needs क्या है states की, how they are different, so accordingly it was decided. Administrative governance कैसे function कर रही है, water sanitation, hygiene कैसा है, preservation of culture, tourism. So all these formed an important part. Grants to local bodies were also given. So grants may we see other than the health grants. So these will be distributed among the states. So states को जैसे मैंने बोला कि जो states की finance commission है उनके पास power रहती है, final जो financial devolution रहेगा जो भी determine किया जाता है by the union finance commission, but पैसा ultimately state finance commission को local level पे devolve करती है या देते हैं. तो ये basically इस पूरा एक step wise process है. So based on the population or area with 90% 10% weightage local level के लिए determine किया गया population और area के basis पे. So no grants will be released to local bodies of the state after March 2024 if the state does not constitute the State Finance Commission and act upon its recommendations by them. So that States Finance Commission बनाई जाए हर state में, because again proper functioning एक methodological functioning system के लिए it is important. So it means कि सब states में state finance commission भी नहीं है. Disaster risk management के basis पे भी funds were devolved. 90-10% ratio northeastern or Himalayan states, 75-25 ratio for all other states. Fiscal roadmap, fiscal deficit targets, debt levels, these were again mentioned, but now these are not the new figures because of COVID-19. Then it recommended basically अगर हम बात करें forming a high powered intergovernmental group cooperative federalism के लिए review the FRBM act होना चाहिए because again of the changed economic situation, recommended new FRBM framework for center as well as states. Then revenue mobilization था, GST के regarding जो changes हुए, रेट स्ट्रक्चर और रैशनलाइज होना चाहिए, कुछ उनकी रिकमेंडेशंस थी. तो उन्होंने बोला कि जीएसटी में जो कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं, हम टैक्स रेट्स को और मर्ज कर सकते हैं ऑफ 12% एंड 18%. तो एक टैक्स होना चाहिए, दो ये नहीं होने चाहिए टैक्स रेट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बननी चाहिए with powers to assess records from the center as well as the states. So basically यहाँ पे हम auditing की बात कर सकते हैं. Fiscal councils independent, so council will only have an advisory role. So ये हम बोल सकते हैं कि एक challenge है, advisory role ही होगा, तो whether their recommendations would be taken up seriously or not. Other recommendations, health थी, defense and internal security and centrally sponsored schemes जो हमेशा रहती हैं. So defense and internal security और health. So coming to the questions, primary function क्या है finance commission का इंडिया में बेसिकली क्या मेन फंक्शन है? सो दिस इज इजी वन, प्लीज जल्दी गेस करो थोड़ा सा. First, distribution of revenue between center and states. Okay, which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the consolidated fund of India? फाइनेंस कमीशन ही बात कर रहे हैं पूरे आज के टॉपिक में. फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन के? Allow the withdrawal of the money out of the consolidated fund of India to allocate between the states the shares of proceeds of the taxes. So this is our function. Consider 2 and 3. applications of grants and aid. हाँ ये भी है. To supervise and report on whether the union and state governments are levying tax in order with the budgetary provisions. So ये नहीं होगा. 2 and 3 is the answer. With reference to the Finance Commission of India, which of the following statements are correct? So it encourages inflow of the foreign capital for infrastructure development, facilitates the proper distribution of finances. यहाँ पे कोई भी correct नहीं है. It ensures transparency in financial administration, facilitates proper distribution of finance among the public sector undertakings. हाँ तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Ensures transparency in financial administration. Transparency बोल भी सकते हैं correct, बट इसमें ऑल लोग कोई भी करेक्ट नहीं है. मतलब ट्रांसपेरेंसी भी इतना ज्यादा फोकस मोस्ट एप्रोप्रिएट है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ढूंढना है यहाँ पर ए बी सी डी में. हाँ इनमें से तो वैसे सी है, तीन ही वो है, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर ही अलग है क्वेश्चन का. जो द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पार्लियामेंट. प्लानिंग
134 होना चाहिए। ऑल है इधर, ऑल। और प्लानिंग इंडिया, हाँ सकता। ओके, सो खत्म होते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड थे। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो। सो अगर यहाँ पे और कोई डाउट है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। नो मानसी। ओके, ठीक है। आंचल, आपको कोई डाउट है? ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर joining us here and stay tuned for more updated and more informative videos on GS3 economy.